वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपको पता तो चल ही गया होगा, आपकी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 30 मई है। तो अभी कुल मिलाकर अभी आप लोगों के पास जो ये 2 महीने का टाइम पीरियड बचा है, क्योंकि 2-4 दिन तो आप लोग ऐसे ही निकाल दोगे। ये 2 महीने का टाइम पीरियड बचा है, इसके अंदर जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। हाँ, थोड़ा सा करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखना आप लोग को, ताकि एग्जाम के अंदर अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग तो कराएंगे ही कराएंगे, उसके अलावा जो करंट अफेयर का आपका जो पोर्शन पैरेलली चलेगा उसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप इस बार सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो। तो आज की क्लास का जो अपना सेशन रहेगा वो लास्ट क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं, उसी से आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग समझ चुके थे, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हरियाणा के अंदर गांधी जी की जो विजिट हुई तो उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हम लोगों ने समझा तो आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, और उसके पीछे का रीजन, इमीडिएट रीजन तो चोरी चोरा इंसिडेंट बताया जाता है, लेकिन एक पॉलिटिकल समझ भी गांधी की रही होगी कि ये जो टाइम पीरियड ऐसा था कि इस टाइम पर आते आते भीड़ कहीं ना कहीं कम हो गई थी, और जो हमारी जो जनता थी भारत की, उसके अंदर वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रही थी। तो गांधी ने सोचा कि अभी जनता उस कगार पर नहीं है, उस कंडीशन पर नहीं है कि आंदोलन को आगे चलाया जा सके। गांधी जी को जेल भेज दिया गया, और वहाँ पर वो अपना लेटर भी लिखते हैं, और उसमें ये बात भी लिखते हैं कि कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन को हम लोग अहिंसा के माध्यम से ही चला सकते हैं, और चाहे मेरे ऊपर कितने ही प्रहार क्यों ना हो, कितनी ही लाठियाँ क्यों ना बरसे, लेकिन मैं अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा। तो यंग इंडिया के अंदर आप लोग ये सारी स्टेटमेंट गांधी जी की देखते हो। आगे की चीज़ें क्या दिखाई दी आपको? देखो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री में कैसा फेज आता है। हिस्ट्री में ये चीज़ आपको दिखाई देगी कि जब गांधीयन फेज आगे चलेगा, मतलब गांधी की एक्टिविटीज़ आगे चलेगी, तो जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे वो डाउन हो जाएंगे, और जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ये आपको बड़े लेवल पर दिखाई देगी। अब 1924 में, अक्टूबर 1924 में आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे व्यक्ति इस संस्था के साथ जुड़ेंगे। और ये जो संस्था है इसका फिर एक ही मकसद होगा कि ये जो पैसा है, ये जो ब्रिटिश के पास जो हमारा धन है वो अपना पैसा है, और इसकी लूट करनी है, और रिपब्लिक की स्थापना करनी है, और HRA की ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांचेस है वो अलग अलग शहरों के अंदर हमें बनानी है। तो इसी क्रम के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर आपको एक 1925 का एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाई देगा, और वो इंसिडेंट था कौन सा? काकोरी इंसिडेंट। हिस्ट्री के अंदर 2 इंसिडेंट आपको थोड़े से ध्यान रखने, जो छोटे हैं लेकिन बड़े धमाके करके गए हैं। एक तो काकोरी इंसिडेंट और दूसरा था चोरी चोरा इंसिडेंट। काकोरी इंसिडेंट जब हुआ तो ट्रेन को लूटा गया। जब ट्रेन को लूटा गया तो उसमें से ज़्यादातर क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। कुछ टाइम के बाद 1928 के अंदर दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान से इस HRA को रीऑर्गेनाइज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। चंद्रशेखर आज़ाद जी इसके मेड हेड दिखाई देंगे, और भगत सिंह जैसे भी इसके अंदर आकर जुड़ जाएंगे। जब ये HSRA ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी टाइम पे लगभग वो 1928 का ऐसा ईयर था कि आपको दिखाई देगा कि साइमन कमीशन भारत के अंदर आया। अब देखो साइमन कमीशन का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड समझाऊंगा, फिर हरियाणा के पर्सपेक्टिव में उसको हम लोग समझेंगे। एक बार समझना आप लोग, HSRA के बाद जो साइमन कमीशन था ये एक्चुअल में क्या था। देखो जब 1919 का रिफॉर्म आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, तो इस रिफॉर्म में ये कहा गया कि 10 साल के बाद हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देंगे। इससे पहले 1909 के एक्ट में भी यही बात कही गई थी। अब यहां पर एक चीज समझनी है आपको, साइमन कमीशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग का तैयार करवा रहा हूं। जब 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने हैं तो वो 10 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कब आने चाहिए थे? 1929 में। लेकिन देखो बाजी कहां पर मारी,
होता क्या है यार, आप लोग को पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर कोई भी सरकार चाहेगी कि अपने सिटीजन को सारी चीज़ें अभी दे दे, आगे का क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें अभी प्रोवाइड कर दे। तो ब्रिटेन के अंदर 27 के आसपास इलेक्शन होने थे। तो जब इलेक्शन होने थे तो आपको पता है कि वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी एक मेन पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है। तो वहाँ पर जो इलेक्शन हो रही थी, जो अभी रूलिंग पार्टी थी, उसने देखा कि यार मेरी अपोजिट पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी बातें डाल रही है और अगर ये जीत गई तो भारत के अंदर ये कुछ रिफॉर्म्स करेगी। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए 1927 में जो इलेक्शन हुए थे उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कमीशन बना दिया जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। क्या कहा भाई, कहा कि भाई भारतीयों को हम कुछ रिफॉर्म्स देंगे, वो रिफॉर्म्स भारतीयों के पास जाएंगे। अच्छा भाई, किसको देने हैं? इंडियन को देने हैं। एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया। 7 मेंबर थे, सातों के साथ ब्रिटिश थे। रिफॉर्म किसको मिलने हैं? इंडियन को। रिफॉर्म में क्या बातें होगी, क्या कमेटी बनेगी, भारतीयों से कुछ नहीं पूछा गया। तो भारत के लिए तो ये था कि भाई आप लोगों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं और आपको एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। तो जब ये साइमन कमीशन बना तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में फिर साफ तौर पे लिखा कि जो 1919 का ये एक्ट था, इसके अंदर हमने डायरकी लागू किया था। इस डायरकी को हटाकर हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। सिंध प्रांत को अलग करेंगे, बर्मा को अलग करेंगे, वोटिंग राइट्स को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की गई। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट होगी लेकिन सेंटर को हम लोग पावरफुल नहीं रखेंगे। तो ये कुछ बातें इस साइमन कमीशन में रखी गई। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लेना, मैंने एक छोटा सा आप लोग को पॉइंट बता दिया। अब जब आप इस साइमन कमीशन के सारे पॉइंट्स को पढ़ते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि ये भारत के लिए तो कुछ है ही नहीं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सारे के सारे मेंबर ब्रिटिश हैं, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के लिए ना तो इसके अंदर डोमिनियन स्टेटस जैसे वर्ड का जिक्र किया गया और ना यहाँ पर इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ें या ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी चीज़ों का जिक्र किया गया। तो भारत ने इस चीज़ का अपोज किया, हरियाणा के लोगों ने भी अपोज किया इस चीज़ का। तो साइमन कमीशन पहले इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होने थे और इलेक्शन के चलते 2 साल पहले ही जो रूलिंग पार्टी थी उसने भारत के अंदर कुछ रिफॉर्म्स कर दिए। 1927 में ये कमीशन बना जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में, और इस कमीशन को भेज दिया गया कहाँ पर? इंडिया के अंदर। जब ये कमीशन इंडिया में आने वाला था तो भारत के लोगों ने नए नए तरीके निकाले इस कमीशन को बॉयकॉट करने के। तो कहा जाता है कि साइमन जहाँ जहाँ पर उसने दौरा किया, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो साइमन था इसका अपोज हर जगह पर हुआ, लेकिन इस साइमन कमीशन ये हरियाणा में नहीं आया था। ये साइमन नाम का जो आदमी हर जगह घुमा था। कहा जाता है कि जिस ट्रेन के अंदर ये बैठकर जा रहा था, ये सोच रहा था कि बाहर के थोड़े से नारे लगा लेता हूँ, नज़ारे देख लेता हूँ। बाहर लोग नारे लगा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जहाँ पर ये रुका हुआ था उस होटल के बाहर या उस पैलेस के बाहर लोग खड़े हुए थे कि जब भी साइमन हमें देखेगा तो साइमन गो बैक। मतलब ये साइमन ऐसा लिखता है कि यार मैं इंडिया आ तो गया, लेकिन वही बात हुई कि रजिया कहीं ना कहीं गुंडों में फंस गई। ठीक है, तो ये एक कहावत है, इसको अदरवाइज मत लेना। तो साइमन कमीशन का इतना अपोज किया गया हर जगह पर, और अपने लाला लाजपत राय जी तो मेन लीडर के रूप में थे। तो जब ये लाहौर पहुंचता है तो लाहौर के अंदर भी इसका अपोज होता है, और वहाँ पर क्या होता है, उसी टाइम पे सारी घटनाएं जुड़ी होगी। लाला लाजपत राय जी लाहौर के मुख्य नेता थे। हिसार से भी उनका मेन रिलेशन था, आपने लास्ट क्लास के अंदर समझा। लाहौर के अंदर जब ये इस कमीशन का अपोज करते हैं तो इनके ऊपर लाठी से प्रहार होता है और इनकी डेथ हो जाती है। और फिर ये एक आखिरी स्टेटमेंट देकर भी जाते हैं, हिंदी में मैं बोलूँगा कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार हुआ है, एक दिन यही लाठी ब्रिटिश साम्राज्य कि ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस लाठी से मेरे को मार रहे हो ना, जिन तरीकों से मेरे को मार रहे हो, यही तरीके एक दिन आप लोग के ऊपर भारी होंगे और आपकी 100 पट्टी जो होगी उसमें आखिरी किल यही तरीके साबित होंगे। और हुआ भी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आज या बाद की कंडीशन कुछ और दिखाई देती। खैर, ऐसा तो हम लोग हिस्ट्री में नहीं बोल सकते कि भाई ये नहीं हुआ होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो वो नहीं होता। जैसे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बोला जाता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे रिवॉल्यूशन रिबेल चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि रेनेसां पीरियड आया।
अब यार कुछ ना कुछ तो होना ही था, ऐसे हम एक दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकते। साइमन कमीशन आया। जब ये साइमन कमीशन आया तो हरियाणा की 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखनी है, रोहतक, झज्जर और अंबाला, यहां पर बहुत बड़े लेवल पर इसका अपोज किया गया और डॉक्टर सत्यपाल, श्रीराम शर्मा और नेकी शर्मा, इन लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। देखो नेकी शर्मा, नेकी राम जी तो ऐसे आदमी थे जो अगर उनको दिखता था कि यहाँ पर मेरे को एक अहिंसावादी तरीके से चलना है तो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, हिंसा पे नहीं चलते थे। अगर लगता था कि हाँ थोड़ी आवाज़ उठाकर इस चीज़ को दबाया जा सकता है तो वो उस रास्ते पर चलते थे। जैसे वल्लभ भाई पटेल अपने जो थे हरियाणा के ऐसे ही कैसे कौन थे, नेकीराम शर्मा जी थे। तो नेकीराम शर्मा जी, सत्यपाल, श्रीराम शर्मा जी, इन्होंने हरियाणा के अंदर अपोज किया। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए कि क्या साइमन कमीशन हरियाणा पहुंचा था, तो ध्यान रखना नहीं पहुंचा था, हरियाणा के लोगों ने अपोज किया था इसका। इवन यहां तक ये भी देखा गया कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हरियाणा के अंडर इस चीज़ का साइमन कमीशन का अपोज किया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी। अब एक आपको चीज़ ध्यान रखनी, जब इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंदर मैंने आप लोग को बताया 1919 का जो डायरकी सिस्टम था उसको समाप्त करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की। फेडरल स्ट्रक्चर होगा लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर पावरफुल नहीं होगा। अगला इसने वोटिंग राइट्स को बढ़ाने की बात की। एक पॉइंट इसने ये भी लिखा कि सिंध को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, बर्मा को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये कुछ बातें इन्होंने लिखी, किसने, साइमन कमीशन ने। लेकिन एक भी वो बात हमें नहीं लिखी जिसको हम लोग अडोप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, और कोई भी इंडियन नहीं था इस कमीशन के अंदर, तो इस कमीशन का बॉयकॉट किया गया। यहां पर देखो क्या ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी से प्रहार होता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब इस घटना को भगत सिंह देख रहे थे, तो भगत सिंह को लगा कि यार हम इंडियन हैं और हमारे ऊपर ही ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, हम एक चीज़ का सिर्फ अपोज कर रहे हैं और बदले में हमें लाठियाँ टिक रही है। किस चीज़ की ब्रिटेन की सरकार है ये, कैसी सरकार है जो ना तो बात सुनती है और ना बात करने के लिए बैठती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मार दिया था मैंने। तो अब यहाँ पर भगत सिंह जैसों को समझ में आया और फिर भगत सिंह जाकर ज्वाइन करते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और कहा कि भाई साहब लाला जी की मौत का बदला लूँगा। अब भगत सिंह तो भगत सिंह ठहरे भाई, अब लाला जी की मौत का बदला। और उस टाइम पे पुलिस अधीक्षक जो थे, जो सुप्रिटेंडेंट थे, वो थे सैंडर्स। तो इन्होंने प्लानिंग की कि सैंडर्स की हत्या करेंगे और सैंडर्स की जब हत्या करेंगे तो इन्होंने ये किया, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है भाई हम लोग चलते, और इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। जब सैंडर्स को इन्होंने मारा तो ये अंडरग्राउंड हो गए और जब ये अंडरग्राउंड हुए तो उसके बाद ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो निर्दोष लोगों को पकड़ने लग गई। और जब निर्दोष लोगों को पकड़ी तो इनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, हम तो कुछ और सोच के आए थे और हमें अब अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, निर्दोष जनता को नहीं गिरफ्तार होने देना। इन्होंने फिर प्लानिंग की कि ऐसा करते हैं कि जब लेजिस्लेशन के अंदर, विधानमंडल के अंदर जब बिल पेश किए जाएंगे तो हम कुछ पर्चे वगैरह और कुछ नकली बम लेकर जाएंगे, उसको फेंकेंगे और अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। और जब लेजिस्लेशन के अंदर ये जाते हैं तो बम फेंकते, वंदे मातरम के नारे लगाते, उससे किसी को नुकसान नहीं होता क्योंकि वो उसी टाइप के बने हुए थे। और उस टाइम पे एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश किया जा रहा था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल जिसको गुलामी विधेयक नंबर 1 और 2 कहा जाता है, और ये बम फेंकते और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं ताकि जनता, ये ब्रिटिश जो है, जो जनता है, बाकी की जो जनता है उसको गिरफ्तार ना करे। ये सारी की सारी घटनाएं होती है। तो साइमन कमीशन का संबंध कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्टोरी से इस तरीके से जुड़ाई देखा है। जब इस साइमन कमीशन को लाया गया तो इंडिया ने इस कमीशन का अपोज किया और कहा कि भाई साहब हम तो इस कमीशन को नहीं अपनाएंगे। तो साइमन कमीशन को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। मना किया तो उस टाइम पे एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर एक आदमी हुआ करते थे जिसका नाम था बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड। बर्केनहेड ने कहा कि यार ये कौन सी बात हुई कि आप लोग साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं अपना रहे हो, अगर इतना ही दमखम है, इतनी ही आप रिपोर्ट को नहीं अपनाते तो खुद से कोई रिपोर्ट बनाकर दिखा दो। तो जब उसने चैलेंज किया सेक्रेटरी ने, बर्केनहेड ने, कि आप खुद से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करो फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर इसके अपोज में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या था, नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस की थी। ये नेहरू रिपोर्ट जब आई तो इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी हुई थी, जैसे डोमिनियन स्टेटस इसका मेन पॉइंट था, लेकिन ना तो इसने मुस्लिमों के लिए कुछ लिखा और ना इसने इंडिपेंडेंस की बात की। दूसरी तरफ नाराज थे इनके बेटे भी, जवाहरलाल नेहरू, वो बोलते थे कि पापा ये कौन सी बात हुई डोमिनियन स्टेटस, मैं अगले ही साल इंडिपेंडेंस लेकर आने वाला हूँ, मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा और आप पापा बोल रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस। तो इसने कहा कि बेटा समझते हैं बात को, डोमिनियन स्टेटस ले लो काफ़ी है। बेटा नाराज़ हो गया, ऊपर से जिन्ना साहब नाराज़ हो गए, तो जिन्ना अपना लेटर एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं अलग से, और जो नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू, वो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज डे के ऊपर बात करेंगे। तो नेहरू साइमन कमीशन के बेस पर ही नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन वो उसको कोई ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, तो फिर पूर्ण स्वराज डे जैसी चीज़ें आई। खैर वो चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। देखो हिस्ट्री में यही खासियत है, हिस्ट्री में इतनी सारी घटनाएं हैं ना, इतने सारे इंसिडेंट एक साथ चलेंगे और आपको उन सभी इंसिडेंट को एक साथ जोड़ देना है, मतलब समझ लेना है कि हाँ ये हो रहा है तो ये इसके चलते ही। जैसे आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 2-4 सवाल तो ऐसे मिलते ही मिलते हैं जिसके अंदर हिस्ट्री की यहाँ की जो इंसिडेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। अब देखते हैं, जब ये साइमन कमीशन आया तो हरियाणा के अंदर तो ये नहीं पहुंचा था, लेकिन इन 3 जगह पर इसका क्या किया गया, अपोज किया गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक सभा थी नौजवान भारत सभा। ये जो नौजवान भारत सभा थी ये कहीं ना कहीं उसी सभा की तरह काम कर रही थी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी। नौजवान भारत सभा हरियाणा की एक ऐसी सभा थी जो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, रोहतक। आज भी आप लोग जाओगे तो रोहतक के लोगों के अंदर एक गर्म खून दिखाई देता है, कोई इसको वैसे में नहीं लेगा भाई। आज भी रोहतक याद किया जाता है कि हाँ हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी के अंदर, और ये चीज़ ऐसे ही नहीं आई। इस नौजवान भारत सभा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साइमन कमीशन विरोध के इतने तरीके निकाले थे कि ब्रिटिश सरकार के नाक में दम भर दिया। तो ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए नौजवान भारत सभा बनती है, और ये यूथ की सभा थी। और कहाँ से बनती है, ये रोहतक से बनती है। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नौजवान भारत सभा बनी, इन्होंने भी अपोज किया। उसके पैरेलली फिर नेहरू रिपोर्ट आ गई थी। जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ खास चीज़ें मिली नहीं, तो भारत के लोगों के अंदर वैसी ही निराशा आई। फिर 31 दिसंबर 1929 को होता क्या है कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नदी पर भारत के तिरंगे को होस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अगला जो मंथ आएगा उसका जो आखिरी संडे होगा उस दिन मैं भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करूंगा। तो ये कहा बिल्कुल कि अगला मंथ मतलब 1929 में, अगली स्लाइड पर चल लेते हैं। 1929 में जब आखिरी अगले महीने का जो आखिरी संडे आएगा उस दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे। देखो मैं थोड़ी चीज़ें लिखवा कम रहा हूँ, वैसे कम बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की चल रही है। भाई ये हो गया। जब ये हुआ तो उस साइड जिन्ना भी नाराज थे, इस साइड मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं, जवाहरलाल नेहरू नाराज़ हो गए थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने अल्टीमेटम भी दिया और जवाहरलाल नेहरू ने भी, कि हम एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम था, कौन सी रिपोर्ट, गांधी का 11 पॉइंट डिमांड लेटर, गांधी की 11 सूत्रीय मांगे। वही राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जो सेना का एक्सपेंडिचर उसको कम किया जाए, नमक कानून को ख़त्म किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें, मद्य निषेध को हटाया जाए, ये सारी अल्कोहल को बैन किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो गांधी ने अपनी 11 डिमांड रख दी किसके सामने, उस टाइम पे वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। इरविन के सामने जब अपनी 11 डिमांड रखी तो इरविन को कहा कि भाई 1 साल का टाइम है, अगर आपने हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस क्या शुरू करेगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी। और इरविन ने डिमांड को पढ़ा तक भी नहीं, इरविन ने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे डिमांड पूरी। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि यार मैंने तो घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे तो पत्थर मिल रहा है। यार मैंने तो थोड़ी बहुत ही डिमांड रखी थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है।
अब होगा जन आंदोलन। और फिर फाइनली क्या हुआ, गांधी जी एक नए तेवर में दिखाई देंगे कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ किसकी भावनाओं को समझती है, पत्थर की हिंसा की भावनाओं को। मतलब ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन एक पॉइंट नजर आएगा। तो 11 पॉइंट डिमांड लेटर गांधी जी ने रखा, उसको नहीं माना गया, तो फिर उसके बदले में गांधी जी अब सोल्ट सत्याग्रह शुरू करेंगे, नमक सत्याग्रह। अब देखना है उसी नमक सत्याग्रह के बैकग्राउंड में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये होता क्या है सुनना। गांधी जी बोलेंगे कि भाई हमें नमक को चुनना है। उस टाइम पे क्या था कि इंडियन को अलाउ नहीं था नमक बनाने को लेकर, और नमक पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, और नमक पर ये प्रॉब्लम भी थी कि अगर आपको नमक खरीदने जाना तो नमक के चार्जेस भी काफ़ी महंगे थे उस टाइम पे। अब क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी, नमक को ही क्यों चुना? सबसे बड़ा रीजन, हिंदू मुस्लिम दोनों की यूनिटी नमक के साथ जुड़ी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि हिंदू नहीं खाएगा और मुस्लिम नहीं खाएगा। अगर कोई सा नहीं खाएगा तो आयोडीन की कमी होगी, गोइटर डिजीज होगी। एक तो हिंदू मुस्लिम की एकता से जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा कि यार अगर नमक का मामला है तो नमक एक ऐसा मैटर है कि जिसमें सबको कंबाइन किया जा सके। दूसरा सुनना, अमीर और गरीब, जमींदार हो या कोई भी ग्रुप हो, जो अब तक अलग अलग थे, उनको भी इस आंदोलन के अंदर शामिल होने का मौका मिल जाएगा, ये सोच थी। तीसरी सोच समझना, नमक का मामला कोई ऐसा है जो किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ उठाते तो हो सकता है वो कि खास एक रिलीजन से जुड़ी हुई हो। और नमक के ऊपर हमारे ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, हमें बनाने से, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मना कर रखा है, ये सारी चीज़ें हैं, उनका भी हम लोग अपोज कर सकते हैं। तो गांधी ने नमक को चुना, और जब नमक को चुना तो गांधी चल पड़े अपने 78 फॉलोवर के साथ। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। नौसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दांडी पड़ता है, तो वहाँ जाना है। 78 फॉलोवर्स चल पड़े, गुजरात से थे, कुछ यूपी से, अलग अलग जगहों से थे। जब गांधी जी गए तो 12 मार्च को गांधी जी की ये यात्रा शुरू होती है, और 5 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ पर देखो, आज भी आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, जब जाते हो तो जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप गाँव में देखना, घर वाले ये कहेंगे कि यार शाम के टाइम पे नमक नहीं लाना है। कभी आप लोग इस चीज़ को नोटिस करना, जैसे आपकी मम्मी कहती है कि बेटा जा दुकान से नमक लिया, तो आप बोलते हो मम्मी शाम को ले आऊँगा। तो हमारे यहाँ आज के टाइम पे भी शाम के टाइम पे नमक नहीं लाया जाता है। तो यही कुछ रीज़न रहा होगा कि शाम के टाइम पे अलाउ नहीं किया गया। फिर 6 अप्रैल को अगले दिन सुबह मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। मुट्ठी भर नमक उठाने का मतलब है कि हमारे पास अब पावर आ गई कि नमक बना सकते हैं। और वहाँ पर फिर गांधी ने एक प्लानिंग की कि सिविल डिसओबीडियंस, नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, डिसओबीडियंस, अवज्ञा करनी है। किस तरीके से? बड़े सिविलाइज्ड वे में आंदोलन करना है। मतलब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस से इसलिए अलग है कि यहाँ पर गांधी ने बोल दिया है कि ब्रिटिश सरकार को बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, इन सारी चीज़ों का बहिष्कार करना है जो हम लोग पहले शामिल करते आए हैं। लेकिन बड़े ही किस वे में करना है? सिविलाइज वे में। नॉन कोऑपरेशन के अंदर ये था असहयोग करना है, सिविलाइज अनसिविलाइज ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो गांधी के तरीके थे जिसकी वजह से सारी चीज़ें चल रहे थे। यहाँ पर क्या है कि अगर ब्रिटिश सरकार आपको मारती है तो आपको पिट लेना है, आपको सिविलाइज रहना है, और अगर आप नारे भी लगाते हो तो उसमें भी आपको सिविलाइज रहना है। और फिर गांधी ने अलग अलग फॉलोवर बना दिए, अलग अलग लीडर बना दिए। और वेब मिलर नाम के एक रिपोर्टर थे, वो भी गांधी जी के साथ थे। और यहाँ पर बताया जाता है कि वेब मिलर लाइव टेलीकास्ट करते इस चीज़ का। और धर्सना के अंदर जो इंसिडेंट हुआ वो आज भी हिस्ट्री नहीं भूली है। धर्सना के अंदर सरोजनी नायडू वहाँ की मेन लीडर थी, तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार आती है और महिलाओं को मारती है। तो गांधी जी की कुछ प्लानिंग ऐसे होती थी कि जैसे अगर ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर हम नमक बना रहे हैं, तो इस कोस्टल एरिया के नज़दीक अगर इस साइड से ब्रिटिश सरकार एंट्री करेगी तो सबसे आगे वुमेन्स होंगी, महिलाएं होंगी, उनके गोद में बच्चे होंगे, और फिर पीछे कौन होगा? बड़े बुजुर्ग होंगे, और सबसे लास्ट में होंगे हमारे जैसे यंग लोग। तो ब्रिटिश सरकार आएगी, इससे पहले महिलाओं को, बच्चों को मारेगी, फिर बुजुर्गों को मारेगी, फिर अपना नंबर आएगा। और ऐसा करने से ब्रिटिश कहीं ना कहीं रुकेगी या डरेगी। तो ये कुछ ना कुछ
चाल गांधी जी की रही है कि इस तरीके से करना है। खैर, ये दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 को। कितने फ्लोर के साथ? 78 फ्लोर के साथ। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी, अंबाला से लाला सूरजभान जो थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको दिखाई देंगे। और इवन आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें हरियाणा से ये 3 नेम आपको ध्यान रखने हैं। अंबाला से ही वुमेन पार्टिसिपेशन एक बड़े लेवल पर दिखाई देगा, जो कि एक अच्छी बात थी हरियाणा के लिए। अंबाला से आपको दिखाई देगा जो लाला दुलीचंद थे, उनकी 3 पुत्रियां थी, विद्यावती, यशोदा और जमुना। तो लाला दुलीचंद जो कि अंबाला से संबंध रखते थे, और लाला सूरजभान ये भी अंबाला से है। तो ये इन 78 फॉलोवर में थे, और इस मूवमेंट के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन में ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये चीजें हुई। अब भाई आंदोलन शुरू हो गया। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा के अंदर भी जगह जगह पर ये आंदोलन हुआ। अब देखो, जो कोस्टल एरिया है वहां पर आंदोलन चल रहा था, वहां पर एक लीडर है, सारी चीजें चल रही थी। बाकी के जो दूसरी जगह, वहां पर सारी चीजों का बॉयकॉट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। अब यहां पर सिविल डिसोबीडियंस के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? चौधरी देवीलाल, यहां से इनकी मेन एंट्री होती है। देवीलाल का मेन लीडर के रूप में उभरना, उसका सबसे बड़ा रीजन कौन सा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा? 1930 का। 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनको एक बड़े लीडर के रूप में उभार देगा। अब 400 सत्याग्रही इस दौरान हरियाणा के अरेस्ट हुए। कब तक? सितंबर 1930 तक। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा के एग्जाम के अंदर देखो, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेट करके पूछेगा। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नाम पूछ लेगा। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो रीजन पूछेगा क्यों हुआ। और हिस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी मूवमेंट का रीजन जानना हो तो आप आसपास की घटनाओं को देख लो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ? कौन सा टाइम पीरियड है? 1930 का। देखो, सबसे पहला पॉइंट, गांधी जी की हमेशा से एक थ्योरी रहेगी, स्ट्रगल करना है, फिर अपने आप को फ्री कर देना है, फिर स्ट्रगल करना है। संघर्ष विराम संघर्ष। नॉन कोऑपरेशन को बीते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे, और जब नॉन कोऑपरेशन को बीते हुए 10 साल हो चुके थे तो गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट शुरू किया? अब सिविल डिसोबीडियंस की। अब इस जनता की एनर्जी का हमें यूज करना और बड़े लेवल पर धमाका करना है। दूसरा रीजन समझो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ खासा नहीं था, इसलिए आंदोलन शुरू किया गया। तीसरा सुनना, जो हमने पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया और उसके बाद इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड लेटर रखे, उसको इरविन ने नहीं माना, और हमारा जो टारगेट था सिविल डिसोबीडियंस का वो हमें शुरू करना था, ये है। फिर वर्ल्ड लेवल पर भी ऐसे बहुत सारे रीजन आप लोग को दिखाई दे जाएंगे, लेकिन हाँ, हर आंदोलन के पहले 2-4 चीज़ें किताबें लिखी देती है, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें, ब्रिटिश की पॉलिसीज, नीतियाँ। लेकिन हाँ, मेन रीजन आप लोग को मैंने अभी बताया वो रहा है। जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई 1930 तक, तो चौधरी देवीलाल एक प्रमुख नेता के रूप में आपको उभर कर दिखाई देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हरियाणा के अंदर तो अब कुछ खासा इतना पार्ट रहा नहीं इसका, लेकिन अब मैं आप लोग को इसके पार्ट बताता हूँ। देखते ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगभग पूरे भारत तक फैल चुका था। अब इसके प्रोग्राम में क्या? हर चीज़ का बहिष्कार करना है, शराब की दुकानों के सामने महिलाओं को धरना देना है। अब ये जो है नॉन कोऑपरेशन में नहीं था, लेकिन वहाँ पर महिलाएं आई थी और सिविल के अंदर इसको शामिल कर लिया था। अब इससे होता क्या था? गांधी जी की सोची समझी साजिश होती थी। और गांधी, देखो, अगर किसी शराब की दुकान के सामने कोई महिला धरना दे रही तो शराब खरीदने कौन आता था? शराब खरीदने के लिए आसपास के लोग ही आते थे। ऐसा थोड़ी ना कोई ब्रिटिश आएगा वहाँ से कि चलो इंडिया की शराब को चखते नहीं। और अगर महिला है तो हमारा समाज उस टाइम पे इस चीज़ों को बड़ा ही ऐसा मानता था कि यार, अगर मैं शराब पी रहा हूँ और मेरी पत्नी को पता चल गया या मेरे घर वाले को पता चल गया तो बड़ा ही अपमान समझता था उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हुई। अब वहाँ पर अगर महिलाएं धरना दे रही है और कोई खरीदने आ रहा है तो उसको दिख गया कि भाई ये तो अपनी वाली है और ये वो है जो अपनी बनने वाली है। ठीक है, मजाक था भाई।
तो फिर वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। तो इससे ब्रिटिश का रिवेन्यू कम होगा, और जब रिवेन्यू कम होगा तो ब्रिटिश सरकार देखेगी यार इनकी डिमांड क्या है, क्या चीज़ें ये लोग चाह रहे हैं। तो ये गांधी जी की सोची समझी साजिश थी कि शराब की दुकान के बाहर महिलाओं को धरने दिलवाना, ताकि खरीदारी कम हो, और जब खरीदारी कम होगी तो इसके चलते क्या होगा, ये होगा कि रिवेन्यू कम होगा तो ब्रिटिश सरकार बात करने के लिए आएगी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पूरे इंडिया में और इवन हरियाणा में फैल चुका था, अब फिर ये दोबारा इरविन आएगा कि भाई साहब गांधी जी बात कर लेते, आओ बैठकर। तो गांधी ने कहा कि बेटा अब आया ना पहाड़ पे, जब तक तो मैं कह रहा था कि भाई डिमांड कर, मान ले मेरी 11 डिमांड है, मान ले, लेकिन तू सुनने को तैयार नहीं है, और अब तू कह रहा है कि ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। फिर दोनों ने कहा चलो दिल्ली चलते, दिल्ली में बैठ के बात करेंगे। तो दिल्ली के अंदर इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और लगभग वो सारी डिमांड्स वही थी जो गांधी ने इरविन के सामने रखी थी 11 पॉइंट डिमांड लेटर में, इस मूवमेंट को के शुरू होने से पहले। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी की हत्या के आरोप में, उसकी रिहाई नहीं होगी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके ऊपर सांड्रस की हत्या के आरोप लगे हुए थे। देश के अंदर जो है कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर ये आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे। तो 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते में देखो क्या हुआ, इरविन ने कहा कि गांधी जी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं आपकी बात मानूंगा। तो गांधी की पहले से डिमांड तैयार थी, गांधी ने तो उसको रख दिया। तो इरविन ने कहा कि ठीक है मैं मानता हूं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना होगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग के रिफॉर्म्स के लिए हम लोग लंदन के सेंट जेमे प्लेस के अंदर गोलमेज सम्मेलन बिठा रहे हैं, और पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो फेल हो गई थी क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब क्या, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाओगे। गांधी जी ने कहा कि ठीक है। गांधी ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन अगर वहां से मेरे को कुछ खास अचीवमेंट, कुछ अच्छी चीज नहीं मिली तो मैं दोबारा आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करूंगा। ठीक है भाई, बात मान ली गई। उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, और 23 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, और 23 मार्च को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। जब फांसी दी गई तो इस टाइम पे फिर ये होता है कि एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया है, दूसरा जो हमारे नौजवान हैं, इवन ये रोहतक वाली सभा भी, ये नौजवान गांधी जी से कहीं ना कहीं नाराज होंगे। और 30 मार्च को 30 मार्च को जब गांधी पहुंचते हैं कहाँ पर, कराची सेशन के अंदर, वल्लभ भाई पटेल उसके प्रेसिडेंट थे, और वहाँ पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। फिर गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, मतलब आप मेरे को मार सकते हो लेकिन मेरे आइडियाज़ को नहीं, आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पर आपको दिखाई देगी। खैर, फिर गांधी जी जाते हैं कहाँ पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। गांधी जी को कहा जाता है कि आ गया अब अर्धनग्न फकीर, आधा नंगा फकीर, ये स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में दी जाती है। गांधी जी वहाँ पर जाते लेकिन कुछ खास अचीवमेंट मिली नहीं, और गांधी जी वापस लौट आए। और वापस लौट के आने के बाद तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 शुरू करना था। लेकिन जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 शुरू करने वाले थे, इस टाइम पे फिर एक नए वायसराय भारत में बनकर आए जिनका नाम था वेलिंगटन। वेलिंगटन कहेंगे यार इस आदमी ने बड़ा नाक में दम भर रखा है। और जब गांधी इस मूवमेंट को शुरू करते 32 के अंदर, गांधी जी को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाल दिया, पुणे की जेल में थे गांधी, जब जेल में डाल दिया जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने आप शांत हो गया था, और 34 के अंदर इस पार्ट 2 को भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। फिर 32 के अंदर आपको 2 स्टोरी और दिखाई देगी। एक तो आपको दिखाई देगा कि कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचांग था, और एक आपको दिखाई देगा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। वो सारी चीज़ें आप लोग और ज़्यादा भरसर से पढ़ लेना। खैर, मैंने मोर देन इनफ आप लोग को इसके अंदर बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी की सारी घटनाएं हुई, उस दौरान बीच में 34 के बाद
मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हरियाणा से जिनका संबंध है उसके ऊपर हम लोग बातें कर लेंगे। 34 के बाद मूवमेंट को वापस ले लिया गया। जब मूवमेंट वापस लिया गया उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसमें हिस्ट्री की कुछ बातें थी, हरियाणा से एज सच कोई लेना देना उसका ज़्यादा था नहीं। 35 के बाद आपको दिखाई देगा कि 38 के अंदर हरिपुरा सेशन होता है। उस हरिपुरा सेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी बनकर आते हैं किसके, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 39 में त्रिपुरी सेशन हुआ। इस त्रिपुरी सेशन में होता क्या है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे और एक तरफ गांधी के एक कैंडिडेट थे जिनको गांधी ने खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया। और सुभाष चंद्र बोस जी उस इलेक्शन के अंदर पट्टाभी को हराते हैं। गांधी जी स्टेटमेंट देते कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। और फिर वहाँ पर गांधी जी के दबाव में या फिर और भी बहुत सारी कंडीशन रही है, 39 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर देते और रेजिग्नेशन देकर अपनी खुद की एक पार्टी बना लेते जिनका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और फिर बोलते हैं कि इस टाइम ये 1939 का वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है और इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे मेरे को दूसरी कंट्री की हेल्प लेनी है, मदद लेनी चाहिए हम लोग को, क्योंकि अभी मौका अच्छा है और ब्रिटिश सरकार को हम लोग धूल चटा सकते हैं। लेकिन वही स्टेटमेंट गांधी जी बोलते हैं कि अभी ब्रिटेन की सरकार मजबूरी में, मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और फिर स्टेटमेंट आने लग गई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, चलो खैर, तो मजबूरी में मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि यार गांधी जी, मजबूरी में तो भारत की सरकार भी रही, हम लोग भी रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आप जलियांवाला बाग इंसिडेंट भूल गए, हमने उनका साथ दिया, बदले में हमें ये चीज़ मिली। ठीक है, तो फिर ये गांधी के बीच साथ डिस्प्यूट दिखाई देता है और फिर वो रूस जैसी कंट्री जाते हैं, मॉस्को जाते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं, जापान से जाकर मुलाकात करते हैं और घूमते घूमते आज कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला, वो तो बंद पन्ने ही रह गए भाई। लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, अभी मैं आप लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड तैयार करा रहा हूँ। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इस वर्ल्ड वॉर में आपको क्या दिखाई देगा कि लॉर्ड लिनलिथगो एक नए वायसराय के रूप में आए और लिनलिथगो क्या बोलते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत हमारे साथ खड़ा है, भारत हमारे साथ लड़ रहा है। लो भाई, ये कौन सी बात हुई, बिन बुलाए मेहमान, हमने कब कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो लिनलिथगो, ये वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर जर्मनी अटैक करता है पोलैंड के ऊपर, फिर ब्रिटेन भी आ जाता है और फिर जापान की कुछ टाइम के बाद एंट्री हो जाती है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तो ब्रिटिश को क्या चाहिए, भारत का सपोर्ट चाहिए, भारत का साथ चाहिए, भारत की आर्मी चाहिए। तो सपोर्ट तो कुछ इस तरीके से तो करेगी नहीं। तो बदले में 1940 में भारत को एक ऑफर दिया गया जिसका नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या कहा कि आप हमें सपोर्ट करो, बदले में हम आपको कुछ चीज़ें देंगे, अगस्त ऑफर देंगे। पहला क्या, वर्ल्ड वॉर के बाद आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और बताओ। दूसरा, आपके लिए डोमिनियन स्टेटस होगा। तीसरा, आपको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वायसराय की उसको एक्सपेंड कर देंगे। चौथा, एक वार काउंसिल बोर्ड बना दिया जाएगा, वो 4 चीज़ें होगी। तो भारत ने कहा कि नहीं भाई, इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अडोप्ट नहीं करते। अगस्त ऑफर हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अगस्त ऑफर जब रिजेक्ट हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि अगस्त ऑफर दरवाजे में जंग लगी हुई कील के जैसा है, जिसमें कब जंग लग जाने के बाद टूट जाएगा कुछ पता नहीं है। अगस्त ऑफर फेल हो गया। अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में बोलते कि रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसमें ब्रिटिश इंडिया और किसके लोग शामिल होंगे, देसी रियासतें शामिल होंगे। अगर इंडिया चाहे तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले सकता है। माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उसके ऊपर अलग से बात की जा सकती है, और डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ भी की गई। तो प्रॉब्लम ये आई, क्रिप्स मिशन भी कहीं ना कहीं वही बातें लिख रहा था जो अगस्त ऑफर में घूम फिर कर लिखी हुई थी। अगस्त ऑफर हमने रिजेक्ट किया, क्रिप्स मिशन हमने रिजेक्ट किया। तो फिर एक बीच में एक सत्याग्रह चला जो कि था इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखना है आपको 1940 से लेके 41 तक ये सत्याग्रह चला, और इसमें ये होता था कि जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर हमें जनता को जागरूक करना है कि भाई आपको इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना है। और कहीं ना कहीं गांधी जी बैकग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला उसका।
हरियाणा के अंदर भी इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। ये सुबह होता था और शाम तक चलता था और लोग इकट्ठा होकर दिल्ली चलते थे। होता क्या था भाई, अब हरियाणा के एक पार्ट से कुछ लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर करोगे क्या? पता नहीं, चल रहे हैं बस। अब सामने एक आदमी वो बोल रहा है यार मैं भी फ्री हूँ, चल मैं भी चलता हूँ। तो मैनू की, तेनू की, सानू की, तो सारे चलते हैं। तो हम लोग इकट्ठा होकर कहाँ पर चलते हैं? दिल्ली की तरफ। जब दिल्ली की तरफ चलते हैं तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह था। इसके अंदर पहले सत्याग्रही आप लोग हिस्ट्री में देखते हो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ये तीसरे वाले का नाम एक बार यूपीएससी ने पूछा था। चलते हैं। जब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो हरियाणा से भी मास पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। फिर गांधी जी का 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, भारत छोड़ो आंदोलन आता है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ये मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले गांधी जी वर्धा रिजोल्यूशन लेकर आते हैं और वर्धा रिजोल्यूशन के अंदर इस क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास करते हैं और यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट बनती है। इस मूवमेंट के अंदर समानांतर सरकार बनती है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी 8 अगस्त को ही बॉम्बे के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से एक स्पीच देते हैं और वहाँ पर डू और डाई का नारा देते हैं। बोलते हैं कि अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। तब तक जेल में रहो जब तक आज़ादी ना मिल जाए, तब तक नारे लगाते रहो जब तक आज़ादी ना मिल जाए। बच्चों ने भी काफ़ी परेशान किया, मतलब बच्चियों ने भी काफ़ी ब्रिटिश सरकार के नाक में दम भरा। और ये 1942 से लेके 45 तक पूरे भारत के अंदर फैल चुका था। हरियाणा के अंदर भी आपको दिखाई देगा, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम है, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुआ। जब इन जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, रेलवे रुकी हुई है, पोस्ट ऑफिस रुके हुए हैं, ये सारी चीज़ें रुकी हुई है, तो इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस से मूवमेंट से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप और शामिल हो गया था। वो था कौन सा ग्रुप? जमींदार ग्रुप, जो कि एक्सपोर्टर के रूप में काम कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश के साथ। ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई इस टाइम पे कंट्री से बाहर भी, और इंडियन नेशनल आर्मी भी बनती है इसके पैरेलली। और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा से थे 2845 सोल्जर। कहाँ से? हरियाणा से, इस इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 42 से 45 तक ये पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका था। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे इंडिया में फैल गया, 3 स्टेजेस के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट फ्रेम्ड हुई, रेडियो स्टेशन बहुत सारे चलाए गए, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाए गए। इसके बाद फिर नज़र आ गया कि भाई अब हम लोग ज़्यादा टाइम तक भारत के अंदर रूल नहीं कर सकते हैं। और फिर टाइम पीरियड ऐसा आया कि जून 1945 के आसपास ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर एक सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि चर्चिल पीएम थे। और फिर जब इलेक्शन होते हैं तो नई सरकार लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। और ये जो लेबर पार्टी गवर्नमेंट थी, नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। और फिर क्लीमेंट एटली बोलते हैं कि अब मैं भारत में 1946 में एक मिशन भेजूंगा जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। अब आप कहोगे सर सारी स्टोरी में हरियाणा कहाँ गायब है? हरियाणा की बीच बीच में चीज़ें आ रही है, वही आपको ध्यान रखनी है। ज़रूरी था आपको हिस्ट्री की एक पूरी टाइमलाइन बतानी, इस तरीके से चीज़ें हो रही है। मैं चाहता था यार इस टॉपिक को स्किप भी कर देता, क्योंकि बोलता कि यार 2 ही चीज़ें हैं पढ़ने लायक और कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो पूरा स्टोरी के साथ बता रहा हूँ। हरियाणा की चीज़ें नहीं आ रही तो उसके अदरवाइज जो बाकी की चीज़ें वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। ना मेरा एक क्लास में कुछ जा रहा था और ना आप लोग का एक क्लास के अंदर कुछ जा रहा था। लेकिन हाँ, मेरा कुछ नहीं जाता, आप लोग का बहुत कुछ चला जाता है इस एक क्लास के अंदर। अब देखते हैं, जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई, उसके बाद आपको दिखाई क्या देगा कि बड़ा मास मूवमेंट चल रहा है, बड़े अच्छे ढंग में चीज़ें चल रही है। ब्रिटेन में वहाँ पर इलेक्शन हुए, नए बन गए कौन? क्लीमेंट एटली। और बोलते हैं कि यार अब कैबिनेट मिशन भेजता हूँ। कैबिनेट मिशन ने 2 बातें की 1946 का, जल्द से जल्द भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और जल्द से जल्द भारत के अंदर क्या होना चाहिए?
एक एंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, अंतरिम सरकार। तो ये कैबिनेट मिशन ने कुछ बातें लिखी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हरियाणा जो है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हरियाणा का रहा है, क्या रोल रहा है फर्स्ट और सेकंड वॉर के अंदर। तो कैबिनेट मिशन ये सारी चीज़ें हुई और फिर 1947 के अंदर माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के बाद आज़ादी मिल गई, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। ये पॉइंट आपको जरूर समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कम और फैक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रूरल और अर्बन एरिया के लिए किया था पॉपुलेशन के बेस पर। इस चीज का अपोज किया राय बहादुर चौधरी लालचंद, कहाँ के, रोहतक के। और इसी दौरान आपको दिखाई देगी, ये इसी टाइम की पीरियड की बात बता रहा हूं, इसी दौरान आपको दिखाई देगा सिर फजल ए हुसैन, लाला हरकिशन चौधरी, लालचंद जी, ये सारे के सारे, नेकीराम शर्मा जी, ये सभी के सभी ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हरियाणा की दिखाई देगी। इसको आराम से पढ़ लेना, इसमें नाम ध्यान रखने आपको। देखो 1946 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 1946 का इलेक्शन है और इसी टाइम पे कौन सा मिशन आ रहा है, कैबिनेट मिशन आ रहा है इंडिया में 1946। और फिर उस बीच में लियाकत समझौता, राजगोपालचारी जी का शिमला सम्मेलन, वेवल प्लान, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर पढ़ देख लेना हिस्ट्री के अंदर। 1946 का जब इलेक्शन होता है तो 1946 के अंदर उस टाइम पे तो पंजाब और हरियाणा के अंदर यूनियन पार्टी जो कि सिकंदर हयात खान की थी वही मेन चलती थी। और 1946 में आपको दिखाई देगा कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टी ये क्या पड़ जाएगी, थोड़ी वीक पड़ जाएगी। ये वही यूनियनिस्ट पार्टी है जो 1937 के जो इलेक्शन हुए थे तो उस इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर सिकंदर हयात खान जी ने अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 75, कांग्रेस को 51 सीटें मिली, अकाली दल को 22 सीटें मिली, यूनियनिस्ट पार्टी इस बार सिर्फ कितनी सीट पा पाई, 20 सीट। जो और इंडिपेंडेंट जो थे वो कितनी सीटों पर जीते, 7 सीटों पर। तो आपको ये ध्यान रखना है 1946 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन के अंदर किसको कितनी सीटें मिली है, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लेना। अब देखो कैबिनेट मिशन आ गया, इलेक्शन करवाए जाने लगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, संविधान सभा बन गई। फिर इसी बीच कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन की बात नहीं की थी। इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेटस बनेंगे। जब माउंटबेटन प्लान आया 3 जून, उससे पहले क्लेमेंट एटली अपनी डिक्लेरेशन दे चुके थे। क्लेमेंट एटली ने डिक्लेरेशन दी कि मैं जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दूंगा और नए वाइसराय को बनाकर भेज दिया, किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है और बोलता है कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेटस होंगे और रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाएगा, जो रिवेन्यू होगा उसका हम लोग बंटवारा करेंगे। और 14-15 अगस्त को आपको दिखाई देगा इंडिपेंडेंस फाइनली मिल गई पार्टीशन के साथ, बंटवारे के साथ। और ये इलेक्शन की चीज़ें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना क्या क्या हुआ। यूनियनिस्ट जो पार्टी बनी उसके अंदर आपको ध्यान रखना कि हरियाणा से कौन थे, चौधरी लहरी सिंह। कौन थे, चौधरी लहरी सिंह। इस यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर जिसको गठबंधन की सरकार जिसने बनाई थी। इस दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, 19 दिसंबर 1946 के अंदर सोहना मेवात का जो रीजन है, मोहम्मद यासीन खान एक मेन लीडर थे यहाँ के, इनसे मुलाकात करने के लिए गांधी जी यहाँ पर सोहना के अंदर इनसे मिलने जाएंगे। और 9 दिसंबर को 1947 को गांधी जी विजिट करेंगे कहाँ पर, पानीपत के अंदर। अब इस सिचुएशन को मैं आप लोग को बताता हूँ, कौन सी सिचुएशन। 19 दिसंबर 1946 को विजिट करेंगे सोहना
मोहम्मद यासिन खान से, और 9 दिसंबर 1947 को कहाँ पर, पानीपत के अंदर। अब ये क्यों मैं आप लोग को बता रहा हूँ विजिट करेंगे, देखो आपको एक चीज़ और ध्यान होगा, जब 1947 में पूरा देश आज़ादी की लहर में दौड़ रहा था, तो उस टाइम पे गांधी जी कहाँ पर थे, नोअखली के अंदर थे, दंगे चल रहे थे। देखो गांधी जी एक ऐसा चेहरा थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में दिखाई देते थे। और गांधी जी को ये भी पता था कि अगर मैं किसी एरिया में जाता हूँ और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम है तो मेरी बात को कहीं ना कहीं सुना जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि अगर वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर दोनों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे वो भी रुक जाएंगे। और खुद रामचंद्र गुहा जी की बुक में भी ये बात मेंशन की गई है कि अगर गांधी जी 15 अगस्त के दिन दिल्ली के अंदर आज़ादी का जश्न मनाते होते तो नोअखली के अंदर और ज़्यादा लोग मारे जाते। तो गांधी जी ने जनसभाएं की, वहाँ पर गांधी जी ने यात्रा की, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर पानीपत में दिखाई देगी। पानीपत, आप एक चीज़ देखो, पानीपत हुआ, सोहना मेवात रीजन हुआ, ये वो रीजन है, गुरुग्राम रीजन हुआ, ये उस टाइम के वो रीजन है जो हिंदू और मुस्लिमों का गढ़ हुआ करते थे। मुस्लिम आज भी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये होता था कि जैसे हमारे जो दादा परदादा जी जो जैसा बताते हैं कि यार एक टाइम ऐसा आया था कि अगर किसी हिंदू को सामने जाता हुआ, मतलब किसी को भी सामने जाता हुआ एक दाढ़ी वाला और टोपी लगाए, मतलब मुस्लिम नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे ये नहीं कोई भी हो चाहे, और उसको ये लग रहा है कि हाँ भाई ये है, तो वो उसको क्या करते थे, मारना शुरू, पत्थर बरसाना शुरू। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती थी, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी को पता था कि अगर मैं कहीं पर एक जगह विजिट करता हूँ तो मेरे विजिट करने मात्र से वहाँ पर हजारों लोग बच सकते, तो मेरे को वहाँ पर जाना चाहिए। तो 9 दिसंबर 1947 को गांधी जी यूनाइट होने की अपील करते और देश के अलग अलग जगहों पर गांधी जी जाते हैं। और फिर गांधी जी के इसके साथ चीज़ें कम भी हुई, कहीं ना कहीं यूनिटी भी दिखाई दी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि 1947 के अंदर देश आज़ाद तो हुआ लेकिन एक घाव के साथ, और वो घाव कौन सा था, पार्टीशन का घाव, विभाजन का। लेकिन पार्टीशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे गांधी जी के सामने दो सिचुएशन थी, या तो देश में जो वॉर चल रहा था जो वो इसी तरीके से चलता रहे, गृह युद्ध, सिविल वॉर, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं। सरकारी डेटा बताता है कि 20-22 लाख के आसपास मारे गए, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और ही था। या तो इसको ऐसे ही चलने दिया जाए या फिर देश का पार्टीशन किया जाए। वल्लभ भाई पटेल जी भी एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाए तो उसको काट देना ज़्यादा बेटर है, ताकि उसको आगे लेने से बेटर से, क्योंकि वो पूरे शरीर में फिर घाव फैलाएगा। और फिर देश का विभाजन हुआ और देश को आज़ादी मिल गई। और ये थी इसी के साथ हिस्ट्री की स्टोरी, और किसकी स्टोरी, हरियाणा की स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अपना हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन मैंने कवर करा दिया है, और आप अच्छे से पढ़िए। 30 मई का एग्ज़ाम है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि अब आपके सामने दो ही चीज़ें होनी चाहिए, सामने किताब और 30 तारीख। एक एक दिन जो है, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपका इस तरीके से गुजरना चाहिए कि यार इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि ध्यान रखना ये वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती, 2 महीने काफ़ी है। 2 महीने अच्छे से पढ़ लो दबा के, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और अगर इस बार छोड़ दिया तो फिर 3-4 साल के बाद वैकेंसी आएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उसमें ऐसे भी होंगे जिनकी एज क्रॉस कर चुकी होगी, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा ये। तो आपको भी ध्यान रखना है, हरियाणा की वैकेंसीज है। अगर आपको हरियाणा के अंदर एक अच्छी पोस्ट पानी है तो इस 2 महीने को आप जी जान से लगा दो। भूल जाओ होली दिवाली क्या है क्या नहीं है, और इस एग्ज़ाम के रंग में रख जाओ। बस यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।